नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र सरकार के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। तो गुजरात की बीजेपी सरकार के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। गुजरात की भूपेंद्र सरकार कैबिनेट का आज विस्तार होना है। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 11:30 बजे से समारोह की शुरुआत होगी। नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है गुजरात में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार। गुजरात की बीजेपी सरकार के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। तो गुजरात की भूपेंद्र सरकार कैबिनेट का आज विस्तार होना है। सुबह 11:30 बजे से गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कितने सदस्य शामिल किए जा सकते हैं और कितने इसमें नए चेहरे होंगे? अखिलेश जी। देखिए तन्वीर, गुजरात सरकार में कल अचानक इस्तीफों का दौर चला और धड़ाधड़ 16 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों का इस्तीफा हुआ और अचानक फैसला हुआ कि आज सुबह 11:30 बजे फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें करीब 22 से 23 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। गुजरात के महात्मा मंदिर में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत इन सभी को शपथ दिलाएंगे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 22 से 23 मंत्री बना जा सके हैं, क्योंकि गुजरात सरकार में कुल 27 मंत्रियों को कोटा है। लेकिन इस बार 22 से 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और इनमें सबसे बड़ी खास ये है कि जो 16 मंत्रियों को हटाया गया है, उनमें से 9 से 10 मंत्री पुराने फिर से रिपीट किए जा सकते हैं और करीब 10 से 12 मंत्रियों को नए चेहरे को तौर पर उतारा जा सकता है। इनमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, जैसे हार्दिक पटेल का बड़ा नाम कहा जाता है, अल्पेश ठाकुर है कांग्रेस से आए, इनका भी बड़ा नाम कहा जाता है। इन दोनों को इस नई सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं को भी इस बार मौका मिल सकता है। इसमें खासकर दर्शिता शाह का नाम तेजी के साथ चल रहा है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। संगीता पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा विशाखा जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी है, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुजरात में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल से पूरा इस्तीफा मंत्रियों को लिया गया और फिर से नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरा सबसे बड़ा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव गुजरात में होना है। गुजरात में सत्ता विरोधी लहर बन रही थी, इसलिए मंत्रियों को हटाया गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये भी कही जा रही है, गुजरात के अंदर लगातार मंत्रियों के हटाने से और जो सत्ता विरोधी लहर बनने से इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डर लगा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव जो बिजसाऊ में हुआ था, जहां पर आम आदमी पार्टी के तरफ से गोपाल इटालिया चुनाव हार गया था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया था, जबकि वहां भाजपा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, फिर इसमें जिता नहीं पाए। तो इसकी भी कहा जा रहा है नाराजगी थी। तो इसी को लेकर ये पूरा फेरबदल किया
जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर। उम्मीद है कि सबके सब बदल जाएंगे। बिल्कुल, और जानकारी ये भी है कि जगदीश विश्वकर्मा को भी इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। जगदीश विश्वकर्मा को इस बार मंत्रिमंडल में इसलिए नहीं शामिल किया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक पद होगा और उनको मंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल में शामिल थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, तो उनकी उम्मीद पहले से थी कि उनको इस बार मंत्री नहीं रखा जाएगा, मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जगदीश विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दोनों लोग एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, एक ही जिले से आते हैं, तो दो लोगों को 3 पदों पर एक ही रखना भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होते। इसलिए जगदीश शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष बने रहना जारी रहेगा, लेकिन मंत्री पद से अब उनकी दोबारा एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है जहां फतेहपुर के लिए रवाना हुए सांसद राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो फतेहपुर के लिए रवाना हुए सांसद राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज फतेहपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी, उनके साथ कौन कौन कांग्रेस के और भी नेता मौजूद रहेंगे, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, राहुल गांधी करीब 8 बजे दिल्ली अपने आवास से फतेहपुर के लिए रवाना हो गए हैं और वो फतेहपुर जब पहुंचेंगे तो दलित युवक की जिसकी पीट कर हत्या हरिओम वाल्मीकि की गई थी उसके घर जाएंगे, उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उसके पत्नी बच्चों से मुलाकात करेंगे। हरिओम वाल्मीकि को देर रात पुलिस ने पकड़ा था और करने के बाद उसको बिठा कर रखा, छोड़ा तो उसका कुछ दूर जाके लोगों ने पिटाई की और तब तक लोग पीटते रहे जब तक हरिओम वाल्मीकि की मौत नहीं हो गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई थी, तमाम संगठनों ने सवाल उठाए थे, लेकिन जो न्याय हरिओम वाल्मीकि को मिलना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश सरकार की अगुवाई में नहीं मिल पाए। फिलहाल आज राहुल गांधी जब हरिओम वाल्मीकि के घर फतेहपुर पहुंचेंगे, उसके परिजनों से, उसकी पत्नी से, उनके बच्चों से और लोगों से जब मुलाकात करेंगे, इस दौरान कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और फतेहपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि जब राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचेंगे तो फतेहपुर जिले की कांग्रेस टीम मौजूद रहेगी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहेंगे। इन तमाम लोगों की अगुवाई में मुलाकात अब होगी। फिलहाल देखना होगा क्या उत्तर प्रदेश सरकार राहुल गांधी के वहां पहुंचने को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बयानबाजी करते हैं और पुलिस प्रशासन का राहुल गांधी के इस दौरे को और पीड़ित परिवार से मिलने को और हरिओम वाल्मीकि के परिजन तक पहुंचने में राहुल गांधी क्या ऐलान कर सकते हैं कि खासकर राहुल गांधी जब ऐसे मामलों में किसी पीड़ित से आ जाते हैं तो कोई न कोई उसको राहत के तौर पर भी वो ऐलान करते हैं और कुछ न कुछ उसको मदद का वादा भी करते हैं। तो इस बार देखना होगा हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लिए राहुल गांधी क्या करते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या की गई थी और आज उन्हीं के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं सांसद राहुल गांधी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली सूची। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शकील अहमद खान कड़वा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
तो 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, इसमें जो मेन चेहरे हैं जरा उनको ब्रीफ से बताइए अखिलेश जी। देखिए तन्वी, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी की गई है। ईस्टर्न इंडिया गठबंधन में लगातार जारी था। सीट बंटवारे को लेकर लगातार एक राय नहीं बन पा रही। फिलहाल देर रात कांग्रेस ने नामांकन के लिए अपने कैंडिडेटों के नाम घोषित कर दिए हैं। 48 कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आज 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की बिहार में अंतिम तिथि है। तो मजबूरन कांग्रेस को देर रात कैंडिडेटों के नाम घोषित किए गए। 48 में से 24 ऐसे हैं जिनको आज नामांकन करना है। आज ही नामांकन की आखिरी तारीख है। दूसरा है 24 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगले चरण के लिए घोषित किए गए, उनके नामांकन की 30 तारीख है। जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, उनको इस बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा वहाँ विपक्ष नेता शकील अहमद है, उनको टिकट दिया गया है। कुल मिला के 2 बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं कि इस पहली लिस्ट जो कांग्रेस की आई है जिनको आज ही नामांकन करना है, इनमें राजेश राम और शकील अहमद के नाम शामिल हैं और बाकी और भी कई ऐसे दमदार नेता थे जिनको भी टिकट दिया गया। फिलहाल जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर फिक्स होता था, उसने चुनावी रार को इतना तो बढ़ा दिया है कि माहौल इंडिया गठबंधन का कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बाजी मार ले गई एनडीए और उसी का वो फायदा चुनाव प्रचार में भी करते नजर आएंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। तो सीएम जगदलपुर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें दोपहर 1:30 पर जगदलपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कांकेर से राजधानी रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम जगदलपुर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर जगदलपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे। तो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांकेर से राजधानी रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर के दौरे पर हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज बस्तर के दौरे पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर जगदलपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे। और अब खबर हरदोई से है, जहां एसपी अशोक कुमार मीणा ने पैदल गश्त किया है। आगामी त्योहारों को लेकर एसपी ने पैदल गश्त किया। शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर गश्त किया है। सभी थाना क्षेत्र में किया जा रहा है पैदल गश्त। तो एसपी की तरफ से ये बयान दिया गया है, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है। अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसपी ने कहा कि शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर लगातार गश्त की जा रही है। सभी थाना क्षेत्र में पैदल गश्त की जा रही। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किया जा रहा पैदल गश्त। तो अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने पैदल गश्त किया हरदोई से, ये खबर आपको बता रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर एसपी ने पैदल गश्त किया।
और अब खबर बांदा से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर सड़कों पर उतरी खाकी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस का पैदल का मार्च जारी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने स्थितियों का जायजा लिया है। व्यापारियों से बातचीत कर पुलिस ने कैमरा लगवाने को भी प्रेरित किया है। त्योहार में आमजन को खाकी ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आपसी सहमति के साथ लोगों से त्योहार मनाने की अपील भी की है। तो पुलिस अधीक्षक के साथ डीआईजी ने पैदल मार्च किया। पुलिस ने व्यापारियों और आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। तो पुलिस अधीक्षक के साथ डीआईजी ने पैदल मार्च किया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये पैदल मार्च किया गया है, यानी आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर सड़कों पर उतरी खाकी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च किया है। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां खाना पकाते समय सिलेंडर में आग लगी है। परिवार ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। तो शोर सुनकर मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हुआ। कस्बे की पूर्वी यमुना नहर के पास के उमर कॉलोनी की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर कोतवाली बेहट पुलिस भी पहुंची। तो लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर नष्ट हुआ। कस्बे की पूर्वी यमुना नहर के पास के उमर कॉलोनी की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर कोतवाली बेहट पुलिस भी पहुंची। तो खाना पकाते समय सिलेंडर में आग लगी। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, परिवार ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। और अब खबर लखनऊ से है, जहां त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, पुलिस आयुक्तों व जनपद कप्तानों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाजारों, रेलवे व बस स्टेशनों, धार्मिक स्थलों, मल्टीप्लेक्स, पार्क और घाटों पर विशेष पुलिस प्रबंध हो। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी, महिला पुलिस, एंटी रोमियो स्क्वाड व क्यूआरटी सक्रिय रहें। वहीं डॉग स्क्वाड, बीडीडीएस और ड्रोन कैमरों से हॉट
हॉटस्पॉट व संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जाए। आपको बता दें कि पूर्व में जिन स्थानों पर विवाद हुए हैं वहां राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर पहले से रणनीति बनाने को भी कहा गया है। विस्फोटक पदार्थों, पटाखों की दुकानों, गोदामों व निर्माण स्थलों की सघन चेकिंग के लिए एसडीएम, सीओ व अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।